नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हिंदी साहित्य और आदिकाल। ठीक, तो आदिकाल में दोस्तों हम लोग आज इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम लोगों को यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में सेकेंड यूनिट है, जिसमें हम लोग का हिंदी साहित्य का इतिहास और जिसमें हम लोग को हिंदी साहित्य से संबंधित पढ़ना है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल और फिर उसके बाद आधुनिक काल, ये सारे हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास के हम लोग शुरुआत करते हैं। जो पहला सबसे क्वेश्चन है कि बिसलदेव रासो में राजा बिसलदेव के साथ किस के विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो राजेश्वरी है, राजमती है, भानुमती है और संयोगिता है। तो जिसका आपका विवाह पुनर्मिलन की कथा है दोस्तों वो है राजमती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि खुमार रासो में, और आगे दिया है 4 ऑप्शन। पृथ्वीराज के यश का वर्णन मिलता है, राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन मिलता है, आल्हा उदल की वीरता का वर्णन मिलता है और चित्तौड़ के खुमाड़ के युद्धों का वर्णन मिलता है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा कि चित्तौड़ के खुमाड़ के युद्धों का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, खुमाड़ रासो में। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्ध प्रमाणिक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है और 4 ऑप्शन है खुमाड़ रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बी और सी, जिसमें हो जाएगा आपका परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो। तो ये आपका दोनों ऑप्शन सही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो का वर्ण विषय है। तो वर्ण विषय क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दे रहा होगा। देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जो 4 ऑप्शन दे रहा है पृथ्वीराज रासो का वर्ण विषय है, तो वो दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा वो है ऑप्शन आपका वीरगाथा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ये वीरगाथा दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। देख लीजिए, प्रबंधात्मक, भाषिक संरचना, पत्रों का नामकरण और ऐतिहासिकता। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है वो है ऐतिहासिकता दोस्तों। ऐतिहासिकता पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है। ठीक है, तो ऐतिहासिकता है दोस्तों। चलिए, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है और नीचे 4 नाम दिए हैं कि किस लेखक ने उनको प्रमाणिक माना है इस ग्रंथ को। तो 4 नाम दिए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा और फिर गौरीशंकर हीरा है दोस्तों। ये हीराचंद है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, गौरीशंकर हीराचंद योधा। ठीक है, तो गौरीशंकर भी ज़्यादातर नाम आता है, तो बस गौरीशंकर भी काफ़ी है, गौरीशंकर ओझा। ठीक है, और उसके बाद है डॉक्टर श्याम सुंदर दास और फिर जो नेक्स्ट नाम है डॉक्टर वुलर। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ये सी होगा। देखिए ये डी हो गया है, तो जो सी है और ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो हम लोग को नाम से केवल मतलब है दोस्तों। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास माने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है। तो चंद्रबरदाई को दोस्तों पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, गारसा दत्तासी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नामवर सिंह। तो जो आपका यहाँ पे सही होगा वो है आपका 7 का ऑप्शन नंबर ये सही है, गारसा तासी। यहाँ पे तामी हो गया है लेकिन गारसा ये तासी है। ठीक है, तो गारसा तासी ने पृथ्वीराज को समकालीन कहा है, चंद्रबरदाई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ है। परमाल रासो, खुमार रासो, बिसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही है वो है आपका पृथ्वीराज रासो। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिनको रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। और यहाँ पे 4 नाम दिया है, दलपत विजय और नरपतिनाल और फिर नेक्स्ट है नल सिंह और नेक्स्ट है मधुकर भट्ट। तो आपका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, नरपतिनाल। इन्होंने रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम मतलब सॉरी दोस्तों,
रचना जो इन्होंने अजमेर के शासक के संबंधित है, इनकी रचनाएं जो है, ठीक हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासो काव्य और उनके रचनाकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है। यहाँ पे आइए अब हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। जैसे पृथ्वीराज रासो जगनिक, परमाल रासो कल्हण, हमीर रासो नरपति नाल और नेक्स्ट है कुमार रासो दलपति विजय। जो आपका ऑप्शन सही है वो है कुमार रासो दलपति विजय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि निम्नलिखित कृतियों और उनके कृतिकार के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। देखिए यहाँ पे भी सेम है क्वेश्चन। परमाल रासो जगनिक, कुमार रासो दलपति विजय, संदेश रासक अब्दुल रहमान और जस चंद्रिका हो जाएगा जिंदत सूरी। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन असत्य है वो है जस चंद्रिका जिंदत सूरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेवा तट कविता से संबंधित है और रेवा तट कविता के रेवा तट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला है चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के अनन्य सखा और चामुंड राय पृथ्वी राज के चाचा, तातार मारूफ खा गोरी का प्रधान सेनापति और अगला दिया है चंद मुंडीर लाहौर का शासक। तो रेवा तट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा है दोस्तों। तो जो आपका युग्म सही नहीं है वो है चामुंड राय पृथ्वीराज के चाचा, ठीक है। ये युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेवा तट पर किस प्रकार के जीव बहुतायन में पाए जाते थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है विशालकाय सिंह और दीर्घकाल पक्षी, ऐरावत हाथी के समान बड़े दांतों वाले हाथी, बड़े बड़े सींगों वाले 12 सींगे व कस्तूरी मृग और कबूतर, गौरैया, हंस और सारस सादी पक्षी। और एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पिछले साल रेवा तट से संबंधित क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। एक क्वेश्चन था और यही जो रेवा तट पर किस प्रकार के जीव बहुतायत में पाए जाते हैं, ऐसे ही संबंधित इसी से संबंधित क्वेश्चन था। सेम टू सेम ये नहीं था लेकिन इसी से संबंधित था। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस में कर रहे हैं, शायद यहीं आ जाए। तो वहाँ पे जो दोस्तों थे तो वहाँ ऐरावत हाथी के समान बड़े बड़े दांत वाले हाथी थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहिताक्ष सरोवर पर क्रीड़ा करने वाले हाथियों को श्राप किसने दिया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। पालकाव्य ऋषि ने, इंद्र ने, दीर्घ तपा ऋषि ने और रंभा ने। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो है दीर्घ तपा ऋषि ने। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि पालकाव्य ऋषि और हाथियों में परस्पर प्रीति का कारण था। तो क्या कारण था? तो आइए हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। पालकाव्य ऋषि का जन्म एक हाथिनी के गर्भ में हुआ। पालकाल ऋषि भी एक हाथी थे। पालकाव्य ऋषि पशु पक्षियों में प्रेमोत व्यवहार रखते थे और हाथी पालकाव्य ऋषि के आश्रम में ही रहते थे। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है कि पालकाव्य ऋषि भी एक हाथी थे। तो इस तरह दोस्तों आपका ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाथियों के दुर्बल होने का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है नीचे और नीचे वो 4 ऑप्शन है कि राजा रोमपाद ने उन्हें पकड़कर पिंजरे में डाल दिया, राजा रोमपाद ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की थी और पालकाव्य ऋषि के विरह में हाथी कृषकाय होते चले गए और राजा रोमपाद ने उन्हें युद्ध के मैदान में छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा पालकाव्य ऋषि के विरह में हाथी कृषकाय होते चले गए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। पृथ्वीराज चौहान को रेवा तट पर आखेट करते समय चंद पुंडीर का पत्र मिला, उस पत्र का वर्णन मिला तो क्या था दोस्तों, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो क्या था। तो देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है चंद पुंडीर पृथ्वीराज को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेजा था। नेक्स्ट है कि उसमें लिखा था कि शहाबुद्दीन गोरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की है। नेक्स्ट है कि चंद पुंडीर
पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करना चाहता था। और नेक्स्ट है कि चंद पुंडीर नहीं चाहता था कि पृथ्वीराज रेवा तट पर आखेट करे। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा कि उसमें लिखा था कि शहाबुद्दीन गोरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका सही होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ततार मारूफ खां पृथ्वीराज रासो के अनुसार संभवतः कौन सा था। तो आगे नीचे ऑप्शन दे रहा है शहाबुद्दीन गोरी का अंगरक्षक, शहाबुद्दीन गोरी के दरबार में संरक्षण प्राप्त कवि, शहाबुद्दीन गोरी का प्रधान सेनापति। और नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि अगला है कि शहाबुद्दीन गोरी का चच्चा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है कि शहाबुद्दीन गोरी का प्रधान सेनापति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहाबुद्दीन गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 4 दिन तक युद्ध चला, अंत में क्या परिणाम हुआ। तो यहाँ पे आइए हम लोग देख सकते हैं क्या होगा कि पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गोरी को भगा दिया। पृथ्वीराज चौहान ने एक योद्धा गुजर ने गोरी को पकड़ लिया और फिर शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज को पकड़ लिया और गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बाण मारकर घायल कर दिया। तो जो आपका यहाँ पे सेना ये ऑप्शन है कि पृथ्वीराज चौहान के एक योद्धा गुजर ने गोरी को पकड़ लिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि खालिक बारी 2 शकुने व तुगलकनामा के रचनाकार हैं। तो वो दोस्तों अमीर खुसरो है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खुसरो ने अनेक पहेलियाँ मुकरिया निस्बत सुखने आदि लिखे। खुसरो की पहेलियाँ कौन से 2 रूपों में मिलती है। तो किस 2 रूप में मिलती है। ऑप्शन दे रहा है मुकरिया और सुखने, अंतरलापिका और बहिर्लापिका, सुखने निस्बत और पहेलिया निस्बत। तो जो यहाँ जिस रूप में खुसरो के हम लोग को पहेलियाँ मिलती है दोस्तों वह है अंतरलापिका और बहिर्लापिका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि अमीर खुसरो की पहेलिया में कौतूहलता और वैचित्र्यता मिलती है। खुसरो ने किस अलंकार का प्रयोग करके अपनी इन मुकरियों पहेलियों में चमत्कार पैदा किया है। 4 ऑप्शन दे रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार और अपहृति अलंकार और अनुयुक्ति अलंकार। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपहृति अलंकार। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमीर खुसरो के श्रेष्ठतम साहित्यकार थे। खुसरो ने हिंदी साहित्य में किस भाषा में नींव रखकर साहित्य के इतिहास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। तो दोस्तों वो थी हिंदी खड़ी बोली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कि थोड़ा सा सर्दी टाइप हो गया है गला अभी। अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए 4 ऑप्शन दे रहा है कि अमीर खुसरो ने ही हिंदी खड़ी बोली की नींव रखी। अमीर खुसरो रीतिकाल के महानतम कवि व शायर थे। अमीर खुसरो आबी फारसी हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। और ऑप्शन नंबर जो डी दे रहा है कि अमीर खुसरो को सर्वाधिक ख्याति पहेलियाँ मुकरिया तथा फुट गीत लिखकर मिली। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, अमीर खुसरो रीतिकाल के महानतम कवि वो शायर थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनोविनोद अमीर खुसरो की अद्वितीय विशिष्टता थी। इसके लिए उन्होंने पहेलिया की रचना की। पहेलियों से शामिल रखती उनकी अन्य रचनाएं हैं। नीचे ऑप्शन दे रहा है, मुकरिया निबते, 2 या 3 सुखने, खालिक बारी दस्ताने, लैला मजनू, गुरतुल कलाम सीरी खुसरो और आईने सिकंदर हस्त बहिश्त। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों वो होगा मुकरिया निस्बते, 2 या 3 सुखने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटा सा है कि विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है। तो आप लोग देख सकते हैं किस रस की प्रधानता है दोस्तों। तो इसमें आपका उनके पढ़ने से पता ही चलता है किस रस की प्रधानता है। तो हाँ दोस्तों हम लोग को मिलता है श्रृंगार रस। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा कि विद्यापति के पदावली में श्रृंगार रस की प्रधानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदिकाल, देखिए
ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है, तो देख सकते हैं हम लोग 4 ऑप्शन दे रहा है, प्रकृति चित्रण, भक्ति, राष्ट्रीय चेतना और श्रृंगार। तो जो इसका अभाव है दोस्तों वो है आपका राष्ट्रीय चेतना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो वो सरहपाद थे दोस्तों राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। तंत्र, ये दोस्तों तंत्र है, ध्यान दीजिएगा, रात्र हो गया है, ये तंत्र है, ठीक है। ये तंत्र मंत्रांत द्वारा सिद्ध प्राप्त कराने वाला साहित्य, सिद्ध प्राप्त कवियों का साहित्य और सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य, और जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वो है ब्रजयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यही है कि ब्रज परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, सरहपाद, गोरखनाथ, कहप्पा और लोईपा। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका कहप्पा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा संप्रदाय है, तो वो कौन सा संप्रदाय है दोस्तों, तो वो है नाथ संप्रदाय, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत है। चलिए नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है, अगला क्वेश्चन है नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय। तो आपके जिसमें नारी की निंदा की जाती है वो है आपका नाथ संप्रदाय, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है। 4 ऑप्शन दे रहा है, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। तो जिस साहित्य की रचना ज़्यादा हुई है दोस्तों आदिकाल में वो है आपके जैन साहित्य, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, जैन साहित्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाथ ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया। 4 ऑप्शन दे रहा है, अवहट भाषा, सधुकड़ी भाषा, साध्य भाषा और अवधी भाषा। तो जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया वह है अवहट भाषा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संध्या भाषा का अर्थ है। 4 ऑप्शन दे रहा है, अंतर साधना अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, कर्कश शब्दों में युक्त प्राकृत भाषा, मधुर शब्दों में युक्त पाली भाषा, और डी है तत्सम शब्दों में युक्त प्राकृत भाषा। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर साधना अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संध्या भाषा का प्रयोग किया सिद्धों ने, जैन कवियों ने, संत कवियों ने और अपभ्रंश के कवियों ने। तो जिन्होंने आपका ये प्रयोग किया है वो है सिद्धों ने, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, सिद्धों ने संध्या भाषा का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं। तो उन्होंने जिस शब्द से, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने जिस शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, रासक, रामक नहीं है दोस्तों, ये रासक है, ध्यान दीजिएगा, रासक, रसिक, रासो और रास। तो जिससे उन्होंने सही माना है वो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रसिक। रसिक से दोस्तों डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रासो शब्द का संबंध रामायण से किसने जोड़ा, ठीक है, रसायन से दोस्तों किसने जोड़ा, ठीक है, तो रामायण नहीं है तो रसायन है कि रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, रामचंद्र शुक्ल, गणपत चंद्र गुप्त और डॉक्टर नरोत्तम स्वामी और फिर राहुल सांकृत्यायन। तो दोस्तों जिन्होंने रासो शब्द का संबंध रसायन से जोड़ा है वो है अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, ठीक है, फिर से आप लोग क्वेश्चन देखिए कि हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। तो उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों विशलदेव रासो, ठीक है, बाकी राउर वेल संदेश रासक और परमाल रासो ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रकृति पैंगलम में उपलब्ध छंदों के आधार पर किस काव्य की कल्पना की गई है।
नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है, विजयपाल रासो, हमीर रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो। तो जो आपके ऑप्शन सही है वो हो जाएंगे आपके हमीर रासो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राठौड़ी ख्याति में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, फिर जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक चंद्रिका, हमीर रासो और पृथ्वीराज बिजऊ और पवमचरु और रिठड़ेमी चरयू। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक चंद्रिका। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कनौज के राजा जयचंद्र की वीर गाथा का गान किया गया है। 4 ऑप्शन दे रहा है, भट्ट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश में, जयानक कृत पृथ्वीराज विजय में और जगनी कृत आलखंड में, और फिर आगे दे रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही है कि कनौज के राजा जयचंद्र की वीरगाथा का गान किया गया है, तो वो भट्ट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन से थे। देखिए आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन से थे, तो अमीर खुसरो थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बी यहाँ आ गया है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सी है और ये भी है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। नाम बस याद रखिए कि डी बी से मतलब रखिए। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है आपका अमीर खुसरो, ठीक। अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने अपने जीवन में पूर्ण नहीं कर सके, ठीक। आइए देखते हैं जूम आउट करके। अब देखिए पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सके। रासो को पूर्ण करने का कार्य उनके पुत्र ने किया, उनका नाम था। अब देखिए कैसा यूजीसी आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वो उनका लड़का जो किया उसका भाई नाम बताइए। तो चलिए हम लोग तो बताने का बता देंगे। तो नाम दिया है बलिभद्र, जल्हड़, बल और गुजराल। तो जो नाम था दोस्तों वो था जल्हड़। तो अमीर खुसरो के चंद्रबरदाई के लड़के का नाम था तो वो था जल्हड़। पृथ्वीराज रासो ने कवि ने प्रकृति के किन रूपों का वर्णन किया है, तो हम लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया है, आलम्बन व अनुभव, संचारी भाव और उद्दीपन, अनुभाव व संचारी भाव और आलम्बन व उद्दीपन। तो जिसमें किया गया है दोस्तों तो वो है आलम्बन व अनुभव। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, आलम्बन व अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो का प्रधान विषय है। 4 ऑप्शन दे रहा है, पृथ्वी वीर रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता, प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन और युद्धों के दृश्य का वर्णन। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वह है आपका वीर रस की प्रधानता। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 47 आप लोगों के सामने है कि पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्गों का समावेश होता है। जो कविता है दोस्तों उसमें पूछा है कि कितने आपके सर्गों का समावेश है। तो वहाँ पे दोस्तों 69 सर्गों का समावेश है। तो या सर्गों को समय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। रेवा तट पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है, तो हम लोग देख सकते हैं कि दोस्तों 22वां, 25वां, 24वां और 27वां। तो वो दोस्तों 27वां है। तो रेवा तट पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंड राय किस नगरी को जीतकर आए थे, तो दोस्तों देवगिरी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, देवगिरी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेनापति चामुंड राय ने पृथ्वीराज को कहाँ चलने के लिए प्रेरित किया। 4 ऑप्शन दे रहा है, वहाँ पे रेवा तट के समीप वन में आखेट करने के लिए, जयचंद्र से युद्ध करने के लिए, लाहौर नगरी में पर्यटन के लिए और शहाबुद्दीन गोरी को पकड़ने के लिए। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो है रेवा तट के समीप वन में आखेट करने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। सेनापति चामुंड राय ने पृथ्वीराज को रेवा तट के समीप वन में आखेट करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन हिंदी साहित्य से आदिकाल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो हमारे दोस्त अभी वीडियो पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।
और दोस्तों ऐसे ही आप लोग बने रहिए। हम लोग रेगुलर बेस पे हिंदी साहित्य से संबंधित 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आने वाले आगामी पेपर तक, जो दिसंबर में होने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल डाल दिया जाएगा लिंक, आप लोग चाहें तो ये PDF आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर ना भूलें। थैंक यू।